नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक लेखक को लेकर आए हैं। लेखक महोदय श्री जय सिंह जी, जिनकी ये पुस्तक मेरे हाथ में है। ये पुस्तक बहुत खास है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये पुस्तक है गीतकार शैलेंद्र के बारे में। वो गीतकार शैलेंद्र जिन्होंने, कह सकते हैं कि राज कपूर को, शोमैन राज कपूर बनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो पहली बार हेमा मालिनी को बॉलीवुड के दरवाजे तक लेकर आए, जिन्होंने मेरा जूता है जापानी जैसा गाना लिखा, जिन्होंने गाइड का गाना लिखा, आज फिर जीने की तमन्ना है। वो शैलेंद्र जिन्होंने रमैया वस्तावैया लिखा। ऐसे गीतकार शैलेंद्र जिनके लिए राज कपूर ने 2 साल लंबा इंतजार किया कि वो कब मेरे लिए गीत लिखेंगे। तो ऐसे गीतकार पर कुछ लिखा है हमारे जो आज के मेहमान हैं जय सिंह जी। मैं उनका स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। और रवि बुले जी तो हमारे रोज के मेहमान हैं, उनको हमारी जनता जानती है। बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह जी। आपने ये पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक मैंने और रवि बुले जी दोनों ने पढ़ ली है, और इसको लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिसके बारे में हम इस लाइव चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों से चाहेंगे कि इन कहानियों को आप सुने। क्योंकि अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं, अगर आप बॉलीवुड देखते हैं, तो बॉलीवुड से जुड़ी जो हिस्ट्री है, बॉलीवुड से जुड़ी जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर आप अचंभित भी होंगे और आपको सीखने को भी मिलेगा। खासकर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पुस्तक का, जिसमें तीसरी कसम जो फिल्म थी वहीदा रहमान और राज कपूर साहब की, उसके बनने की कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको बनाया था खुद गीतकार शैलेंद्र जी ने। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे गीतकार हुए हैं जो फिल्म निर्माण में भी गए और इतनी महान फिल्म उन्होंने बनाई हो। तो बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह जी। हम आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि शैलेंद्र जी पर पुस्तक लिखने का आइडिया आपको कहां से आया और क्या आपने इसमें कहने की कोशिश की है? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चैनल से जोड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जी। दरअसल शैलेंद्र पर पढ़ा बहुत जी, और उससे ज्यादा शैलेंद्र को सुना। हाँ। तो जब भी शैलेंद्र को सुनने की तमन्ना होती है, जी, सुख हो, दुख हो, हंसी हो, मान मनोहार हो, हाँ, कोई तीज त्योहार हो, हाँ, जीवन हो, मरण हो, जी, तो शैलेंद्र के गाने सबसे पहले याद आते हैं। जी, जी, जी। तो जब शैलेंद्र के गाने याद आते हैं, जब उनके बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक जिंदगी के, मतलब जीवन के एक बहुत छोटे से दौर में शैलेंद्र इतना कुछ लिख गए, इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ कह गए जी, कि उस पर हमको सुनते सुनते, बात करते करते जो है जमाना बीत जाएगा। जी। तो शैलेंद्र पर बात करने का और लिखने का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा जी, कि शैलेंद्र गीतों के माध्यम से तो सब दुनिया जानती है उन्हें, जी, हम सब लोग जानते हैं, जी, लेकिन उनके जीवन के बारे में वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी, जो अभी तक पहुंच नहीं पाई, पहुंची हैं लेकिन वो बहुत सीमित हैं। वो कुछ खास जगह पर हैं, कुछ खास किताबों में हैं या चर्चा में हैं, लेकिन एक आम पाठक के पास जो है वो खबरें नहीं है उतनी। तो मेरी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं शैलेंद्र को और पढ़ूं और जानूं। जी, जी। तो शैलेंद्र को जानते जानते उनके गीतों और उनके जीवन में थोड़ा झांकने का मौका मिला, तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि शैलेंद्र पर इतना कुछ बाकी है, इतना कुछ है जो पाठकों तक और जाना चाहिए। तो मेरी जिज्ञासा। जी, मैं इस बातचीत को बीच में रोकते हुए कुछ मशहूर गानों का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शकों ने वो गाने तो सुने होंगे। हो सकता है कईयों को ये ना पढ़े, ये ना लगे कि को कौन से गाने हैं। तो रमैया वस्तावैया हमने गाना सुना है श्री 420 का। उस गाने की बात हो, या फिर ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, दिल्ली का ठग का गाना है। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, मधुमती का गाना है। और ऐसे तमाम गाने, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, परख फिल्म का गाना है। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, अनाड़ी फिल्म का गाना है। और
आवारा फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, तो आवारा हूं। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि एक ऐसा गीतकार जो शायद 43 की उम्र में चले गए थे, वो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 43 बिल्कुल। की उम्र में तो शैलेंद्र चले भी गए थे। जी और रावलपिंडी से मथुरा आना, मथुरा से फिर बॉलीवुड तक का सफर, और उस जमाने में राज कपूर जैसे शख्स को उन्होंने 2 साल इंतजार कराया। राज कपूर उनको जी उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब मेरे गाने लिखेंगे, मेरी फिल्म के लिए गाना लिखेंगे, और 2 साल इंतजार किया, एडवांस में पैसा दिया और पैसा लौटाने पहुंचे थे, तब का किस्सा हाँ है। या आपकी किताब में एक किस्सा भी है कि शैलेंद्र कैसे बॉलीवुड को पहली ड्रीम गर्ल देकर गए हैं। हेमा मालिनी बॉलीवुड को मिली तो शैलेंद्र की वजह से, और राज जी कपूर को आज की पीढ़ी अगर याद करती है तो राज कपूर को सबसे पहले हम उनके गानों से जानते हैं। राज कपूर की फिल्मों के ज्यादातर हिट गाने, बड़े गाने शैलेंद्र ने लिखे। तो कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है शैलेंद्र का, वो मुझे इस पुस्तक में पढ़ने को मिला। तो मैं रिकमेंड करूंगा दर्शकों से कि आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और जो ना पढ़ पाए हो वो हमारी बातें सुनने के बाद हो सकता है जरूर उसको पढ़ना जी जी चाहेंगे। रवि जी, आपने भी इस पुस्तक को पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि आप अपना जी। अनुभव भी साझा करें मैं कुछ सवाल। बीच में थोड़ा सा जी 2 लाइन बोलना चाहूंगा। अभी जी आपने कहा कि राज कपूर को उनके गानों की वजह से ही जाना जाता है। अभी अभी 1-2 दिन पहले शायद ये आईफा अवार्ड जो हुआ है उसमें जी राज जी कपूर जी को जी बतौर श्रद्धांजलि, जो करीना कपूर ने जो गाने, जिन गानों पर परफॉर्मेंस किया, उसमें 4 गानों में 3 गाने पहले जो है वो शैलेंद्र के ही गाने हैं। जी जी जी। जी हाँ हाँ हाँ, ये एक बड़ा वो है। हाँ, वाकई। जी रवि जी, आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा इस जी। किताब को पढ़ने? राज कपूर तो पूरे ही नहीं होंगे, मतलब शैलेंद्र के बगैर, मुकेश के बगैर, शंकर जयकिशन के बगैर। यही सिनेमा की खूबसूरती जिसकी हम बात करते हैं। ये टीम हाँ वर्क है, ये किसी हाँ एक का काम नहीं है, कलेक्टिव हाँ आर्ट है ये। और उसमें हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी उसमें कम ज्यादा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। इस हाँ किताब की अगर हम बात करें, सजनवा बैरी हो गए हमार, जो शैलेंद्र का जीवन और लेखन हाँ बताती है, जयसिंह जी ने जो लिखी, मेरे हिसाब जी से किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जी वजह यह है कि हिंदी सिनेमा का ये दुर्भाग्य है कि इसका इतिहास जो है, जी। लिखित रूप में जो होना चाहिए, जो व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, जो हाँ सर्वसुलभ होना चाहिए, वो हाँ लगभग नहीं है। और जी उस इतिहास के पन्नों को समेटना, और खास तौर जी पे हिंदी के किसी लेखक के लिए ये जी बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि इसकी एक वजह यह है कि जी। एक तो हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है चीजें। फिल्म हाँ पत्रिकाएं जो हैं वो ज्यादातर गॉसिप और इंटरव्यू पर चलती रही हैं। खबरें या बिल्कुल बड़े प्रोफाइल या उसको हिस्टोरिक ढंग से हाँ डॉक्यूमेंटेशन करना चीजों का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं है। हाँ और हिंदी में या किसी गैर अंग्रेजी भाषा में इसलिए मुश्किल है क्योंकि हाँ हिंदी सिनेमा का इतिहास ये बताता है, यहाँ के कलाकारों का, निर्देशकों, निर्माताओं का, कि ये जी। अंग्रेजी के अलावा किसी को नहीं पूछते हैं। अगर एक अंग्रेजी का राइटर उनके पास पहुंच जाए कि हम एक किताब लिख रहे हैं, तो वो सब एकदम नतमस्तक हो जाएंगे, अच्छा अंग्रेजी में लिख रहे हैं। लेकिन जी अगर कोई हिंदी का लेखक अगर ये कर रहा है, तो वो बड़ा उसको देखते हैं, अच्छा ठीक है, ये क्या करेगा पता नहीं, समझता होगा कि नहीं समझता होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि जयसिंह जी ने जो किताब जिस व्यवस्थित ढंग से लिखी है, जी रावलपिंडी में उनके जन्म से जो पूरा सफर शुरू होता है, उन्होंने उनकी लाइफ का जो पूरा जर्नी दिखाई, वहां से निकल के मथुरा है, फिर उसका झांसी है, जी मुंबई में माटुंगा है, हिंदी सिनेमा। क्योंकि ज्यादातर तो हम लोगों को वही किस्सा है जो मिलता है कि भाई वो एक कवि थे और वो हिंदी सिनेमा में फिल्मों में लिखने के लिए जब राज कपूर साहब ने उनको ऑफर दिया, तो उनका मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर 2 साल बाद वो लौटे। मतलब बड़े उथले ढंग से मिलता, इतने व्यवस्थित ढंग से उस पूरे उनके जीवन को, उनका जो रचना कर्म है उसको, उनके गीतों को एक तरीके से सहेजना, और साथ ही साथ उनका जो कंट्रीब्यूशन है सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में, उसको एस्टेब्लिश करना। उनके गाने जैसे कि शुरू में जयसिंह जी ने भी कहा कि आप जीवन का कोई भी पक्ष उठा लीजिए, शैलेंद्र की कलम से निकला हुआ गीत आपको मिलेगा, और ऐसा गीत मिलेगा जिसमें दर्शन छुपा है जीवन का। जिस मोड़ की जी बात करते हैं जीवन के, उस मोड़ का दर्शन मिलेगा, वहां की बारीकियां मिलेंगी, ऊंच नीच मिलेंगी। और सबसे खास बात यह कि बहुत सरल भाषा में मिलेगी, हाँ आम हाँ आदमी की भाषा में मिलेगी। उनके शब्दों को, उनके गीतों में शब्दों को सुन के आपको डिक्शनरी नहीं खोलना पड़ेगी। वो जी हमारे आपके बीच के ही नहीं, बल्कि जो एकदम खेतीहर जो किसान है, या जो मजदूर है, या जो रिक्शा चलाता है,
या ग्रहणीय है सहज, उनकी भाषा है, वो उनके भाव है। तो इन सारी चीजों को इस किताब में जिस तरह से जयसिंह जी लेकर आए हैं, प्लस मैं कहूंगा कि वो जो एक माइलस्टोन फिल्म है हिंदी की, तीसरी कसम, जिसको कि शैलेंद्र ने बनाया, और उसको बनाते बनाते ही जो उनके लिए 6-8 महीने का या अधिक से अधिक साल भर का प्रोजेक्ट था, कैसे वो 5-6 साल खिंच गया, 5 साल का, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना, सब चीजें हुई। तो वो एक फिल्म उन्होंने दी, लेकिन उस एक फिल्म ने उनको हमसे छीन लिया। उस पर भी जिस तरह से पूरा बहुत डिटेल में जो है इस किताब में चीजें निकल कर आई हैं, वो बहुत तारीफ के काबिल है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, वो एक क्लासिक फिल्म मुझे लगता है सबने देखी है, मतलब, और जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको तो जरूर देखना चाहिए अगर उन्होंने नहीं देखी है तो इस लिहाज से किताब में बहुत सारी चीजें जो बहुत व्यवस्थित ढंग से और बहुत खूबसूरती से लिखी गई हैं, ये बहुत पढ़ी जाने लायक है। और हम तो चाहेंगे कि जयसिंह जी खुद इसके बारे में और बताएं, हम उनसे सुने कि किस तरह से उनकी इस किताब की जर्नी रही है। जी बताइए। जी 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 तो एक तो ये था कि जब भी, बार बार मैं बोलूंगा इसको, कि जब भी शैलेंद्र पर मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ या कहीं से कोई मुझे सामग्री मिलती है, और उनकी जर्नी के बारे में सिर्फ इतना मिलता है कि वो रावलपिंडी में पैदा हुए और फिर मथुरा आ गए, और मथुरा से वो बॉम्बे चले गए जी, और बॉम्बे जाके उन्होंने फिर वो गीत लेखन किया। लेकिन जब मैंने जाना कि वो मथुरा कब आए और मथुरा में कब तक रहे वो, तो आपको ताज्जुब होगा कि वो मथुरा में 12-14 साल के करीब जो है वो मथुरा में रहे। उनका बचपन एक तरह से मथुरा में बीता जी, और मथुरा उनके जीवन में हमेशा एक खास मुकाम बनाए रखा मथुरा ने। वो मथुरा को कभी भूल नहीं सके। उन्होंने मथुरा में लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, गरीबी झेली, और जैसा कि सामाजिक भेदभाव भी उन्होंने मथुरा में ही झेला, महसूस किया। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके जीवन का मथुरा में बीता। तो मथुरा में उनके ऊपर जो सामग्री बहुत कम मुझे मिली, लेकिन मथुरा के डॉक्टर अशोक बंसल हैं, उन्होंने कुछ वहाँ काम किया, शैलेंद्र पर काम किया। उन्होंने उनके जिस गली में वो रहते थे वहां पर वो गए, वहां उनके शैलेंद्र के पुराने साथी मिले और उन्होंने शैलेंद्र के बारे में जो जो बताया, तो ताज्जुब होता है कि मथुरा के लोगों को भी वो गली के अलावा बाहर भी बहुत कम लोगों को वो चीजें पता हैं कि वो मथुरा में कहाँ रहे, कैसे रहे, और एक इतना बड़ा गीतकार मथुरा में रहा, ये भी शायद बहुत कम लोगों को ही मतलब पता होगा। अब ये शायद इत्तेफाक है कि मथुरा से जो भाजपा की सांसद है हेमा मालिनी, उनको भी बॉलीवुड में लाने का श्रेय शैलेंद्र को जाता है। तो ये उनका मथुरा कनेक्शन ऐसा है कि वो आज तक बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। हेमा मालिनी जब वो डांस कहीं एक प्रोग्राम में डांस परफॉर्म कर रही थी, तो राज कपूर जी ने ही शैलेंद्र जी को कहा कि आप जाइए और देखिए, मतलब आप देख के बताइए कि ये फिल्म में लेने लायक हैं या लें या नहीं लें। तो शैलेंद्र जी ही उनका डांस देखने गए थे, और उसके बाद शैलेंद्र जी ने ही राज कपूर साहब से उनको मिलवाया, और बाद में शैलेंद्र जी के क्या कहेंगे रिकमेंडेशन पर ही हेमा मालिनी को सपनों का सौदागर में पहला वो ब्रेक मिला। और देखिए इत्तेफाक है, रक्षाबंधन पर जो गाना गाया जाता है अक्सर, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये भी शैलेंद्र का लिखा हुआ है। मैं ये गानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये गाने हमसे जुड़े हुए हैं। शायद हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बात पर गौर न फरमाया हो कि ये किसकी लेखनी से लिखा है। इसलिए हमें शैलेंद्र के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि शैलेंद्र इतनी कम उम्र तक रहे, 43 साल की क्या उम्र होती है जाने की, और उतने में भी वो इतना कुछ दे गए हैं कि हम आज भी उनके गानों को गुनगुनाते रहते हैं। उनके गानों पर ही है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये वो गाने हैं जिन गानों को आज नई पीढ़ी का भी कोई ये नहीं कह सकता कि ये कौन से गाने, क्योंकि आपने ये बिल्कुल ही सुना होगा। ये बचपन का एक और बचपन का उनका जो गाना है, जो नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। देखिए वो गाना, मतलब मुट्ठी में तकदीर की वो बात करते हैं उस बचपन में भी। और नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था
काले तो चोर ले गए, हाँ काले एग्जैक्टली, काले वो चोर गाने हैं ले गए। जिनसे तो जिनको सुनते हुए हम बचपन में बड़े होते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि हर उम्र और हर पड़ाव के लिए गाने हैं। रोमांटिक जी गाने भी लिखे, बचपन में गुनगुनाए जाने वाले गाने भी लिखे, त्योहारों के लिए भी गाने लिखे, और ऐसे हाँ ऐसी रचनाएं वो करके गए इतने कम समय में कि मानो बिल्कुल मतलब पूरा जीवन जी गए वो 43 साल की उम्र में। जी 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 जी। मुझे और जब मैं मथुरा 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 की बात हो रही थी, तो मथुरा उनका जो जिस इंटर कॉलेज में जो पढ़ते थे और जो हाई स्कूल में उन्होंने जो परीक्षा पास की, तो उस जमाने में वो बोर्ड की परीक्षा में तीसरी पोजीशन पर थे। अब उस दौर की आप कल्पना कीजिए कि तो वो पढ़ने में बहुत होशियार थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे। और मथुरा से ही एक और उनके बारे में है कि मथुरा में ही वो ढपली बजाना उन्होंने सीखा। वो ढपली बजाते थे, और जिस गली में जो वो रहते थे, वो ढपली वाली गली के रूप में मशहूर थे उस समय, हाँ 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 हाँ। कि उस गली में ढपली कोई ढपली बजाता है। और हम्म। उनकी माता जी जो है वो ढोलक बजाती थी। तो जितने भी जो गीत के और जो गाने बजाने के जो फंक्शन होते थे, उनमें उनको बुलाया जाता था, उनकी माता जी को। और शैलेंद्र की ढपली के चर्चे वो तब थे। और वो ढपली बाद में माटुंगा तक गई। वो माटुंगा में वो जो एक कमरे के जो रेलवे क्वार्टर्स में वो रहते थे, तो वो कहते हैं कि वो एक छोटे से कमरे में उनकी ढपली टंगी रहती थी, ढपली जरूर रहती थी। वो ढपली शायद और तीसरी वो कसम तक, डबली और फिर वो राज राज कपूर के कपूर तक भी सिग्नेचर पहुंची। वो हाँ पहुंची। तो वो शैलेंद्र जी ही कहीं ना कहीं वो राज कपूर तक अपनी ढपली लेके गए वो। और मथुरा की मैं बात कर रहा था, तो मथुरा में एक जो वो यमुना किनारे जाते थे वो, और जी वहीं पर वो अपने दोस्तों के साथ गीत और कविताएं लिखना उन्होंने वहीं से शुरू जी किया। जी तो उनका उनका एक दो दो लाइन है कि मेरी मथुरा नगरी, जी मथुरा नगरी, जमुना जल तू चला चल, और मरने के बाद चर्चा होगी तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो ये जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मथुरा में ही वो लाइन उनकी वो थी जो जहन में थी, जो मेरा नाम जोकर में शायद वो मुखड़े के रूप में वो उस टाइम आई होगी उनके। जी। तो मथुरा उनको याद रहता था, वो भूलते नहीं थे। कहा जाता है कि जो बॉम्बे में जब वो रिमझिम उन्होंने जो बंगला बनाया, और वहां पर मथुरा वाले लोगों के लिए, उनके लिए एक अलग से उन्होंने रहने खाने पीने और सोने का वो पूरा इंतजाम किया कि उनके दोस्त लोग जाएं कभी भी तो वो वहीं साथ में रहें और बैठे उठे में। तो आवारा जी फिल्म जी। की कहानी सुनते ही उन्होंने जो छूटते ही कहा था कि आवारा हूं या गर्दिश में हाँ आसमान का हाँ तारा हाँ, हूं, और बाद में वही बिल्कुल टाइटल सॉन्ग बन जाता है, और वही उस फिल्म की आज तक पहचान है, जो उन्होंने सिर्फ कहानी सुनते ही कह दिया था, जिसको शायद शुरू में रिजेक्ट भी किया था राज कपूर में, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, यही गाना हमको यही चुनना है। गाना, हाँ आबाद नहीं बर्बाद बिल्कुल। सही, गाता हूं खुशी के गीत मगर। मतलब उस उनकी जो उनकी जो सफरिंग्स उसकी थी भी लाइफ एक में, बड़ी, उनकी हाँ सफरिंग भी उसकी रही भी एक बड़ी थी। दिलचस्प कहानी है। जी प्लीज जी जी, बताइए। जी उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि ये जब बरसात फिल्म के बाद जब राज कपूर और उनका थोड़ा उठना बैठना शुरू हुआ, तो वो आवारा की कहानी सुनने के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के पास ले गए शैलेंद्र जी को। हाँ और शैलेंद्र जी तो जब वो रेलवे के उसमें वो बेल्डिंग बेल्डिंग का उनका वो था, जॉब था, जी जी वेल्डर जी कहेंगे। हाँ तो वो उन्हीं कपड़ों में, जो वेल्डिंग के जो कपड़े होते हैं, जो जिन पे दाग वाग नीले कलर के और जो काले से जो होते हैं दाग लगे जी हुए, जी वो जी उन्हीं कपड़ों में राज कपूर जी के साथ जो है ख्वाजा अहमद अब्बास जी के पास गए थे। तो वहां पर हाँ पहली नजर में उनको देखा भी नहीं अब्बास साहब ने कि मतलब होगा कोई, कौन है क्या है ये। लेकिन जब उन्होंने कहानी सुनी, तो राज कपूर साहब ने शैलेंद्र जी से ही पूछा कि कहो कविराज, कविवर, हाँ क्या हाँ हाँ ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि गर्दिश में हूँ, आज आ रहा आसमान हूँ। का। तब ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने देखा कि ये कौन है ये। तब हम्म। दोबारा से उनका परिचय किया कि इसने तो मेरी पूरी ये जो 2 घंटे की 2.5 घंटे की कहानी एक लाइन में बयां कर दी। तो वो असल में मुखड़ा जो है वहां से आया।
गीतकार का जो असल काम है वो यही होता है कि वो पिक्चर का जो एसेंस है, कहानी का जो एसेंस है, वो जी जी उसमें पिरो दे और 2.5 शब्दों में या 2.5 लाइन में वो बात कह दे जो 2.5 घंटे में कही जा रही है। यही दायित्व तो होता है। लेकिन बिल्कुल अफसोस बिल्कुल कि आजकल हमें वैसे गीतकार नहीं मिलते, वैसी कहानियां नहीं मिलती, और नई पीढ़ी को ये बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इस तरीके की जो आपने किताब लिखी है, सजनवा बैरी हो गए हमार, जी इसको जरूर पढ़े। नई पीढ़ी के लोग जानेंगे तब कि फिल्म लिखने का क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से लोग पैशनेटली सिनेमा बनाते थे। और अगर हम ये बात कह रहे हैं कि राज कपूर को राज कपूर बनाने वाले शैलेंद्र थे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है कि वो कौन बिल्कुल शख्स था जिसने राज कपूर को राज कपूर बनाया। हम राज कपूर की बात करते हैं, उनकी फिल्मों की बात करते हैं, हमेशा उनके गानों की बात होती है, लेकिन उन गानों को लिखा किसने, रचा किसने, और कहानी सुनते ही किसने कहा। एक और बात आपने इस किताब में लिखी है शैलेंद्र जी के बारे में कि वो बड़े जिद्दी थे। एक बार जो उनके दिमाग में आ जाता था वो करके ही दम लेते थे, यानी ही वॉज सो हाँ कन्विंस्ड कि भाई ये मेरे जो बात आ गई है वो ही लोगों को पसंद आएगी और वो बिल्कुल ही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मतलब वो बहुत ही बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे अपनी चीजों को लेकर। ये अपने आप में एक बिल्कुल कहते हैं ना कि एक ऐसी बात है। दूसरा, उनकी जो अपनी सफरिंग्स रही, वहां से भी दर्द निकला, वहां से भी जो बिल्कुल चुभन वो उन्होंने जीवन में सही, जी 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 चाहे वो जात व्यवस्था को लेकर हो, वर्ण व्यवस्था को लेकर हो, उसमें जी जी उन्होंने जो दर्द सहा वो मर्म दिखता रहा उनके गीतों में। जी 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 मथुरा में जब उन्होंने ये सब झेला, झांसी में झेला, मथुरा में हॉकी, वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे, उनका पैशन था। हो सकता है कि वो गीतकार या साहित्यकार ना बन के आगे चल के कभी हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर बनते, हाँ लेकिन एक गेम में, एक खेल में एक टिप्पणी ने उनको जो है वो हॉकी स्टिक तोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो या उन्होंने एक जातिवादी टिप्पणी की किसी सूचक, के साथ, जाति हाँ सूचक शब्द बिल्कुल था जो उनसे कहा गया बिल्कुल कि अब बिल्कुल ये भी बिल्कुल हॉकी खेलेंगे क्या। हाँ हाँ, ये भी हॉकी खेलेंगे क्योंकि सैलियन दलित जाति से आते हैं। जी और मथुरा में उन्होंने हालांकि एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मथुरा में जी उनके जो दोस्त थे वो सब सब जाति वर्ग के लोग थे, जी और दोस्तों में कम था, जी दोस्ती उनकी पक्की थी। जी क्योंकि जो जो उनके पक्के दोस्त थे वो जब खाना वाना देने उनके जो बुआ जी और वो आती थी, और जो अपने दोस्त के घर में शैलेंद्र होते थे, तो वो जी उनके दोस्त उस समय खाना नहीं खाते थे, वो रख लेते थे। उसके बाद जब वो उनकी माता जी या बुआ जी चली गई तो शैलेंद्र के साथ बैठ के ही खाना खाते थे, लेकिन डर रहता था हाँ कि अगर कहीं देख लिया तो मतलब फिर उनका खाना भी छिन जाएगा और 2 दिन 1 दिन भूखे रहना पड़ेगा। तो जी उन्होंने वो देखा समाज में। उनकी माताजी को जब गीतों में बुलाया जाता था तो उनको जो बीड़ा जो बोलते हैं हमारे इधर मथुरा आगरा इधर इस साइड में, जी तो वो बीजना बीजना जो पंखा, जो हाथ वाला पंखा है, जी उस पर जी दूध करके ही उनको वो दिया हाँ। जाता था। तो वो वर्ण चीजें व्यवस्था तो उनके खैर लिए हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक की तरह रही है। जी 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 और आज भले ही कम हो गया हो कई जगहों पर, महानगरों में, लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, कस्बों में आज भी है, जो कि बहुत गलत है। और मुझे जी जी उनका एक खास लाइन जो बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि इस दुनिया में अगर इस 2 लाइन को कोई समझ ले तो हमारे आसपास से सारे अपराध और बुरे कर्म हट जाएंगे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, हाँ न हाथी है न हाँ घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। अगर हम ये सिर्फ देखिए 2 लाइन समझ लें तो दुनिया से सारे अपराध, सारे जितने दुष्कर्म कुकर्म होते हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। कि अगर हम ये इस लाइन को अगर हम सुबह सुन लें, पढ़ लें, इसको समझ लें, तो ये बिल्कुल 2 लाइन में बिल्कुल। कैसे समझाया उन्होंने। ये गीत देखिए, मतलब ये गीत मतलब कालजयी गीत है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई भी दौर रहेगा, जमाना कितना भी आगे पीछे, कितना भी एडवांस हो जाए, बदल जाए, लेकिन ये गीत जो है ना वो इसकी महत्ता कम होती नहीं है, बढ़ती जाती जी है। और हर कोई इसको गा लेता है, हर कोई इसको समझ लेता है। और जी 2 लाइन के बाद आगे गीत क्या है जी वो बाद की बात है, लेकिन ये दो दो जो जैसा कि आपने कहा कि जी 2 लाइन में ही जीवन का सार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी मैं जब आपकी लिखी हुई ये पढ़ता जा रहा था किताब, तो जी मुझे 2 बैठक लगी। शायद पहली बार में तो मैं 60 पेज पढ़ गया था इसके, और मैंने एक ब्रेक जी लिया। मेरे ख्याल इसमें कुछ 133-34 पन्ने हैं।
हाँ 60 पेज तो मैं एक ही बार बैठक में पढ़ गया था, दूसरी बार बैठा तो बाकी के 60 भी। और मतलब बहुत ही संक्षिप्त है, और खासकर इसमें जो आपका तीसरी कसम के बारे में जो पूरा का पूरा एक मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा आपने पूरा वृतांत समझाया, किस तरीके से चीजें शुरू हुई उनके जीवन में, किस तरीके से वही उनकी आखिरी फिल्म होकर रह गई, लेकिन वो भी बहुत कुछ सिखा कर गए। और मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी फिल्मों के दर्शक के तौर पर जुड़े हैं या हिंदी फिल्म में कुछ काम भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास शैलेंद्र का पूरा परिचय होना जरूरी है, क्योंकि ये परिचय हमें ये बताता है कि आपको कोई बहुत लंबे जीवन की जरूरत नहीं होती, और कोई बहुत इसकी जरूरत नहीं होती। आपके अंदर बस काम करने का जज्बा हो और आप उस एसेंस को समझ पाए। मुझे लगता है कि शैलेंद्र की सबसे बड़ी खूबी ये रही होगी कि वो एसेंस तुरंत समझ जाते थे कहानी का, 2 लाइन में पूरी कहानी क्या है, कैसे समझानी है, क्या कहना है। हाँ। और कुछ लोग किताब का नाम पूछ रहे हैं, मैं वापस ये किताब दिखा रहा हूं, सजनवा बैरी हो गए हमार, गीतकार शैलेंद्र का जीवन और लेखन जय सिंह जी की है, और इसकी जो भूमिका लिखी है वो इरशाद कामिल साहब ने लिखी है। इरशाद कामिल साहब अभी आज के बड़े जाने माने लिरिसिस्ट हैं, और हम चाहेंगे कि ये पुस्तक जरूर आप लें, इस पर बात करें, अपने दोस्तों के साथ पढ़ें, लोगों के साथ साझा करें, कहानियां बताएं इसकी। हिंदी फिल्मों के बारे में बातें तो बहुत होती हैं, और जैसा कि आपने कहा कि करीना कपूर ने भी आज जब डांस किया आईफा 25 में, तो शैलेंद्र के 4 में से 3 गाने तो वो थे जिस पर वो डांस कर रही थी। तो अपने आप में अच्छा एक और जिक्र है इसमें कि पद्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित नहीं किया गया, और ये भी जिक्र आता है कि मतलब ऐश्वर्या और किस किस को पद्म पुरस्कार मिला है, तो उनके परिवार ने कहा कि भाई अगर उनके साथ में इतने साल बाद उनको, उनके परिवार वालों को लगा कि इतने साल बाद अगर कुछ आप दे रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, ये पे भी मैं गौर किया उस पे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो सही पॉइंट उठाया उन्होंने। मैंने इस पर काफी कहना चाहेंगे पुस्तक के विषय में, रवि जी? हाँ, देखिए, पुस्तक जो है वो शैलेंद्र को स्थापित तो करती ही है, मतलब स्थापित करती इन द सेंस में कि मतलब कि हमारे पास ऐसी कोई किताब नहीं, वरना उनको स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। और उनका काम, अपने 800 से ज्यादा गाने उन्होंने लिखे हैं, और सिनेमा के अलावा भी उनका लेखन है जिसके बारे में इस किताब में बताया गया है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि फिल्म में अगर कोई गाने लिखता है तो वो और क्या लिखता पड़ता होगा, क्योंकि फिल्मी काम को लोग बहुत फिल्मी ढंग से लेते हैं, बहुत हल्के ढंग से लेते हैं कि ठीक है, अच्छा यही काम करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शैलेंद्र जो थे उनकी एक अलग चेतना थी, एक सामाजिक चेतना थी, एक उनकी राजनीतिक चेतना थी, क्योंकि जिस वक्त वो बड़े हो रहे थे उस वक्त ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो वो आजादी की लड़ाई की भी जो भावना थी, उस दौरान भी जो स्वर थे, वो उनकी कलम से निकले हैं। और खास तौर पे वो जो इंसान को बहुत सरल ढंग से समझा देना बातें, बड़ी से बड़ी बातें जी, वो जो उनकी खूबी है, वही उनको जो है अपने समय के भी दूसरे गीतकारों से वो अलग करती। उस समय भी साहिर साहब थे, मजरूह साहब थे, हजरत जयपुरी, और भी बड़े बड़े लेखक उनसे पहले हुए, गीतकार कैफी आजमी हुए, ये सब। लेकिन हिंदी का जो था, क्योंकि बहुत ज्यादातर जो हमारे यहाँ पर गीतकार आए हैं वो या तो उर्दू बैकग्राउंड से आए हैं, या क्योंकि हिंदी सिनेमा की शुरुआती भाषा जो थी वो उर्दू थी दरअसल, तो वो उर्दू फारसी का असर था। तो वो जो दौर था, वैसे में शैलेंद्र बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखते थे, और उनके जैसे और भी थे एक दो, लेकिन जो शैलेंद्र ने जिस तरह से बहुत बड़ी संख्या में जिस तरह से गाने लिखे, और मात्र जैसे कहा कि 43 साल की उम्र में, मतलब लोग जब तक जीवन में अपने पांव नहीं जमा पाते, वो जाने कितना कुछ कर कर वो चले भी गए, और उनके निशान ऐसे हैं कि जो हमेशा रहेंगे। जो गाना आपने कहा, सजन रे झूठ मत बोलो, अब वो इतने सरल शब्द में उन्होंने पूरा एक आदमी को सबक सिखा दिया जीवन का, कि देखो तुमको तुम्हारी लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। उन्होंने जीवन से लेके मृत्यु तक का जो उसका पूरा सफर है, और मृत्यु से आगे की बात भी कर दी, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाते, मतलब इतने सरल शब्द में जो हमारा दर्शन है, मतलब इसको कोई भी समझ जाएगा, उसको कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। इतनी सरलता से कहना, अपने समय के गीतकारों से अलग रहना। आज भी उनके जैसा कोई गीतकार नहीं, उनके जैसे गाने लिखने वाला आज भी नहीं आया, उतनी सरल हिंदी में, उतने सरल भावों को, जटिल भावों को भी बहुत सरल ढंग से लिख देने वाला। तो ये सारी चीजें जो है इस किताब में है, और उन्हें खूबसूरती से लिखा और समझाया गया है। ये किताब कहाँ मिल सकती है जय सिंह जी, इसके बारे में बताइए।
ये वाम प्रकाशन से है जी और अभी अमेजन पर अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अभी अपलोड नहीं हुई है ये, जी लेकिन ये अमेजन पर आ जाएगी। और अभी वाम प्रकाशन है leftwords.com जी पर, उनकी वेबसाइट पर है ये। जी और जैसे अभी बुल्ले साहब ने कहा कि उनके गैर फिल्मी गीतों पर, तो मैं बताना चाहूंगा कि शैलेंद्र तो फिल्मों में गीत लिखना ही नहीं चाहते थे। हाँ 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 हाँ, हाँ वो बिल्कुल हाँ उन्होंने अपने एक परिचय में सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि मुझे जो है फिल्मों में लिखने से मतलब घृणा थी। अब ये देखिए कि उनको था कि भाई मैं क्यों लिखूं फिल्मों में गीत। और इसी वजह से जब राज कपूर साहब और पृथ्वीराज कपूर जब पहली बार उनसे मिले हाँ एक कवि सम्मेलन में, तो उन्होंने बेहिचक उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे फिल्मों में गीत नहीं लिखने। तो वो एक ऐसी मजबूरी थी, उसके बाद ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो फिर फिल्मों की तरफ मुड़े। लेकिन मुड़े तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि ठीक है भाई फिल्मों में गीत लिखने हैं तो तुकबंदी और जैसा अपना किरदार है उसी हिसाब से जिन गीतों का थोड़ा सा मुखड़ा बनाया और उसके बाद फिर तुकबंदी करके गाना अपना कर दिया पूरा। तो उस तरह से नहीं, देखिए उनके गाने मुखड़े के बाद जो है जहां अधिकतर जो फिल्मी गीतकार चुक जाते हैं दूसरे अंतरा में जाते जाते, अब शैलेंद्र का कोई भी गाना, उसकी कोई भी अंतरा देख लीजिए, वो गाना कहीं भी कमतर नजर नहीं आता है, बल्कि उस और अंतरे में और अर्थ और जो उसके भावार्थ हैं, जो गूढ़ार्थ हैं, वो निकल के सामने आते जाते हैं। तो रैप के जमाने में हमें जरूरत है शैलेंद्र के गानों को सुनने की, उनसे सीखने की, उनसे समझने की और उनसे ये जानने की कि फिल्मों के गीत हों या वैसे गजल हों या किसी भी तरीके से जो काव्य है वो कितना प्रभावित करता है अंतर्मन को और हमारे भावनाओं को कितना वो निकाल कर लाता है, समझने की जरूरत है। बड़ा दुख होता है मैं आजकल जब रैप वगैरह सुनता हूँ, हालांकि काफी चलन में है, बहुत सारे लोग बनाते हैं, उसमें गालियों वगैरह का भी समावेश होता है श्रद्धा के अनुसार। लेकिन फिर जब आप इन गानों को सुनते हैं, मतलब आप कौन से जमाने में कह देंगे कि सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये गाना पुराना हो गया। ये कब पुराना होगा मैं जानना चाहता हूँ, ये कभी पुराना नहीं। आज से 100 साल बाद भी जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, ये दुनिया है, ये गाना रहेगा। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए बुले साहब ने अभी उनके गैर फिल्मी साहित्य की अभी बात की, तो मैंने पूरा 2 चैप्टर इस किताब में उनके गैर फिल्मी गीतों पर और साहित्य पर ही हैं। हालांकि उनका एकमात्र कविता संग्रह, गीत संग्रह आया था जी, न्योता और चुनौती, और वो उन्होंने अपने दोस्त, मराठी के दोस्त थे कवि, उनको समर्पित किया है जी, जिसमें कुल 35 गीत और कविताएं हैं। जी जी जी। लेकिन वो दौर जो था, राष्ट्रवाद का दौर था, जब देश के आंदोलन के लिए जगह जगह पर नाटक से लेके और धरना प्रदर्शन और वो उस तरह के होते थे, तो उस समय शैलेंद्र उस आंदोलन में शरीक थे, वो सक्रिय थे उसमें। बल्कि वो उनका शुरुआती कैरियर जो है वो उसी आंदोलन से, इप्टा आंदोलन से जुड़े हुए थे बॉम्बे में, और जो नाटक और जो प्ले होते थे, जो कवि सम्मेलन होते थे, उसमें वो गीत लिखते थे। तो उन्हीं का एक गीत है जो आज देखिए कोई भी जो अब हड़ताल तो नहीं होती, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, तो वो गीत जरूर वो गाया जाता है। हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। हाँ, वो गीत जो है, और एक गीत और है उनका जो कहीं भी नाटक होते हैं तो उन नाटक में एक तरह से वो जो जैसे किसी संगीत समारोह में आरती और जो शुरुआत में जो भजन और आरती से शुरुआत होती है, तो उसी तरह से इस गीत के बिना तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो उनका शुरुआती लेखन तो उस राष्ट्रवाद और जन आंदोलन जो था, जो आजादी का जो आंदोलन था, वही आकार ले रहा था। और इत्तेफाक था, जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि वो राज कपूर के पास जाना पड़ा और फिर वो फिल्मों की तरफ मुड़ गए। लेकिन वहां पे भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया कि
अगर आ गए हैं तो हम ऐसे ही अपना काम चलाते रहें। उनके गीत गवाह हैं कि कोई सा भी गीत उठा लीजिए, उसमें गरीबी है तो मजदूरों का दर्द है, तो बचपन की यादें हैं, और प्रेम है, संयोग है, वियोग है, मान है, मनुहार है, और जो लोक संस्कृति है उनके गीतों में, वो कहीं नहीं है। उनका कोई तुलना है नहीं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। किसी भी गीतकार के गीतों में उनके जो गीत हैं, जो रचे बसे हैं हमारे आपस के आसपास के जनजीवन से, वो कहीं नहीं है। शैलेंद्र के गीतों में ये बात है, यही उनकी एक खूबी है, यही खासियत है। मैंने अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर एक लिंक पोस्ट किया है, यहाँ से वो किताब को ऑर्डर भी कर सकते हैं। लेफ्ट वर्ड का लिंक है, आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। मैंने यहाँ उसे स्क्रीन पे भी शेयर किया था, ये स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है, आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। इसको आप क्लिक करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर कोई दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं जय सिंह जी से, तो मैं चाहूंगा कि वो लिखें और हम फिर आपके हवाले से आपकी तरफ से पूछेंगे सवाल जरूर। सुरेश जैन जी कह रहे हैं, उज्जवल जी लाइव प्रोग्राम में लोगों के सवालों के जवाब भी दिया करें, हम इंतजार करते हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपके? आपने लिखा पहले, उज्जवल जी शैलेंद्र जी पद्य को सरल गद्य में लिखते थे, बहुत बड़ा करिश्मा है। बिल्कुल। कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। किताब का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। किताब का नाम कुछ लोग दोबारा पूछ रहे थे, तो मैंने इसीलिए लिंक ही डाल दिया। आप सीधा लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको किताब आप खरीद सकते हैं, आप कहीं पर भी हो, आप इस लिंक पर क्लिक करके कर सकते हैं। leftword.com का ये लिंक है जो मैं यहाँ पर शेयर भी कर रहा हूं, और इसको मैंने कमेंट सेक्शन में भी डाला हुआ। अगर कोई साहब हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। आम जनता के लिए गाने, हाँ बिल्कुल आम जनता के लिए गाने थे, सारे जवाब मिलते हैं सर, बिंदास पूछो आप। जी हाँ बिल्कुल, हम कोशिश तो करते हैं सभी के जवाब देने के। आज अगर हमारे जो मेहमान हैं जय सिंह जी, जिनकी ये पुस्तक है, इसके बारे में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये हमारा तो रिकमेंडेशन है कि आप पढ़िए, और बाकी किताबों से दोस्ती आपको हमेशा फायदा देगी। ये अपना अनुभव है, और खासकर ऐसी महान विभूतियों के बारे में किताब होगी तो उनके जीवन से भी आपको सीखने को मिलेगा। उनके जीवन का संघर्ष भी जानना जरूरी है। देखिए बहुत कम लोग हैं हिंदी सिनेमा में, तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपने बारे में नकली और झूठी कहानियां फैलाकर महान बन जाते हैं। हाँ। पर शैलेंद्र जैसे लोग, जिन्हें अपने बारे में कुछ कहने का ही मौका नहीं मिला और वो इतनी जल्दी चले गए, लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। जो मथुरा में रहते हैं उनको तक नहीं पता कि वो कभी मथुरा में रहा करते थे। उनके नाम पे एक सड़क है जिसके बारे में इस किताब में जिक्र किया जय सिंह जी ने, वो भी बहुत बाद में बनी, तमाम कोशिशों के बाद। बिल्कुल तो ऐसा हेमा मालिनी जी कोशिश, हाँ, तो मतलब जब हेमा मालिनी जी वहां पर से सांसद हो गई उसके बाद बनी, और कितने लोगों के नाम पर कितनी सड़कें हैं वो सब। लेकिन जिस शहर से थे, जिस जगह से थे, और उनका जो अपना स्ट्रगल था, मतलब क्योंकि जैसे ये भी बात आई कि वो समाज के एक निचले तबके से थे, जाति का भी जो समस्या है उसको भी उन्होंने फेस किया। वो सारा उनके लिखने में दिखता है, और खास बात यही है कि वो इतनी सहज और सरल ढंग से लिखा गया है, और उसमें कोई शिकायत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो कोई शिकायत कर रहे हैं उसमें, वो जीवन दर्शन में वो सारी चीजें बड़े सरल ढंग से आ रही हैं और आपको मैसेज दे रही हैं। एक सवाल आ रहा है जय सिंह जी के लिए कि आपने किताब के लिए इंफॉर्मेशन कैसे जुटाई है। राजन सिंह ठिंड हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस किताब के लिए आपने कैसे इंफॉर्मेशन जुटाई है। ठिंड जी नमस्कार। किताब में पहली जो इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक है, उनके बेटे हैं दिनेश शंकर शैलेन, उनके छोटे बेटे हैं, तो उनसे बातचीत है। शैलेन जी की बेटी हैं अमला मजूमदार शैलेन, उनसे बातचीत है, और उन पर जो ऑथेंटिक रिसर्च हैं, उनके साथ जो काम करने वाले हैं, उनके कुछ टेस्टिमनीज हैं। तो
हर सूचना का स्रोत दिया है मैंने, रेफरेंस दिया है, जहां जहां से सूचना जुटाई है, और कोई भी ऐसे नहीं है कि वो ऐसे ही लिख दी। जहां तक हो सका है कि उसका मैंने स्रोत बताया है कि ये कहां से ली गई है। जी जी। जय सिंह जी, अपना एक संक्षिप्त परिचय अगर आप दे सकें, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं पुस्तक लेखन के अलावा, और कहाँ कहाँ सक्रिय हैं, अगर आप बता सकें। जी जी जी, मैं दिल्ली में हूँ, और बेसिकली मथुरा के पास अलीगढ़, मतलब अब मैं आज मथुरा के पास अलीगढ़ बोलूंगा, हालांकि अलीगढ़ की अपनी पहचान है। जी। तो मैं वहां से हूँ, और ये मेरी चौथी पुस्तक है। जी। से पहली पुस्तक मेरी भारतीय सिनेमा का सफरनामा थी, और वो प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है वो। और उसमें जब 100 वर्ष का जो हमारा जो भारतीय सिनेमा हुआ, उस पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के जो ट्रेंड सेटर्स हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दशा और दिशा दी है, उनके नजरिए से वो 100 वर्षों को कैसे देखते हैं, उसमें वो पूरा लेखा जोखा है। उसमें महेश भट्ट साहब ने लीड आर्टिकल लिखा है उस किताब के लिए। गुलजार साहब का इंटरव्यू है। प्रसून जोशी जी ने गीतों को परखा है, और रमेश सिप्पी साहब ने जो है एक सिनेमा के पूरे एक दौर को वो किया है। और उस किताब में एक रीजनल सिनेमा पे पूरा एक सेगमेंट है। हिंदी में पहली बार ऐसा है कि उस पर रीजनल सिनेमा पर जो वहाँ के लेखक, पत्रकार और विद्वान लोगों के उसमें विचार हैं। और दूसरी किताब मेरी थी सिनेमा बीच बाजार। तो ये आप तो बॉम्बे में है, मुंबई में है, आप तो उस सिनेमा की दुनिया का हिस्सा हैं, त्रिवेदी जी आप और बुले साहब। और मैंने उसमें सिनेमा का जो बनने और उसका लागत का और उसको लागत को वसूलने के क्या क्या मॉड्यूल और मॉडल हैं, टूल्स हैं, उस पर हिंदी में पहली बार मैंने कुछ काम किया है कि सिनेमा का बाजार कैसे काम करता है। उसके बाद मेरी तीसरी पुस्तक अलीगढ़ 0 माइल के नाम से है, ये वाम प्रकाशन से है। तो मतलब अपने शहर को अपने नजरिए से देखने का एक छोटा सा प्रयास है। और ये चौथी किताब है मेरी। वैसे मैं भारतीय सूचना सेवा से हूँ, और दिल्ली में प्रकाशन विभाग है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, वहाँ पर वरिष्ठ संपादक हूँ मैं अभी। और सिनेमा मेरा लिखने पढ़ने का रहा है। इस सरकारी सेवा में आने से पहले मेरी बीट जो है सिनेमा ही थी, तो मैं तब से दिल्ली में रहकर मैंने सिनेमा पर ही काम किया है। लेकिन अभी लेखन कोशिश की है कि हर किताब में कुछ थोड़ा ऐसा हो कि लिखा है तो इसमें नया क्या होगा, वो चीजें कुछ आ जाए, कि भाई कुछ नया आ जाए हिंदी में। तो और एन चंद्रा साहब की मैंने 2 पटकथाएं अभी की हैं। उनकी 2 पटकथाएं हैं जो जिन पर फिल्म नहीं बनी है, बननी है, लेकिन वो प्रकाशित फॉर्मेट में 2 पटकथा हैं। उसका मैंने संपादन तो किया है। मुझे लगता है कि हमने पिछले 43 मिनटों के दौरान बहुत कुछ अच्छे से बात की, और दर्शकों को बताया इस किताब के बारे में, और दर्शक इस किताब के लेखक से भी मिल लिए, क्यों पढ़नी चाहिए हमने ये भी बता दिया, कहाँ वो ले सकते हैं, किस लिंक पे क्लिक करके वो भी उनको दे दिया। तो हमारी तरफ से हमारी जिम्मेदारी हमने निभा दी है अपने दर्शकों के प्रति, जो हमेशा एक बनती है कि हम कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएं और आपको कुछ अच्छे कंटेंट तक पहुंचा दें। आगे अब आपका सफर यहां से शुरू होता है दर्शकों, उस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट को हमेशा बढ़ावा देने की जरूरत होती है जहां कुछ अर्थ निकलता हो या आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की समझ मिलती हो। तो मुझे लगता है कि इस बातचीत को हम यहाँ विराम देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले रवि जी, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, या जय सिंह जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं तो जो किताब का टाइटल है सजनवा बैरी हो गए हमार, तो जी बहुत ही खूबसूरत गाना है। मतलब इस गाने की एक एक लाइन जो है बहुत प्यारी है। मतलब कि सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। मतलब कितने आप देखे ना, इसमें कुछ समझाने की जरूरत थी। और ये जितना फिलोसफिकल टोन पे ये गाना यहाँ शुरू हो रहा है, उसके बाद में इसमें
वो प्रेम आता है जिसमें विरह बोलते हैं हम लोग, विछोह है, दूर है यहाँ पे चीजें। और इसके बाद की जो लाइनें की, जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भरमाए, ना संदेश ना कोई खबर, ना संदेश ना कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। और इसके बाद की लाइनें कमाल है, डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार। अद्भुत लाइन है ये, देखिए जिस 16 को रोमांस से हमेशा जोड़ा गया है, जो लिखा है कि डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमारे। मतलब कितनी सुंदर ढंग से चीजों को लिखा है और कितनी सादगी से, और कहाँ ले गए हैं। जिस 16 को बहुत रोमांटिसाइज किया जाता है, यहाँ पे उन्होंने उस रोमांटिसाइज करने के साथ उसको जो विरह से जोड़ दिया है। और मतलब डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार। और इसके अगला मतलब मैं कहूंगा कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये इस गाने को सुने जरूर इस कार्यक्रम के बाद में, या जब भी उनको समय मिलता है। और रेणु जी को, फणीश्वर नाथ रेणु जी को ये गाना जो है बहुत हॉन्ट करता था। वो बहुत सुनते थे अपने जीवन के आखिरी दिनों में, जब वो बीमार थे, हॉस्पिटलाइज रहते, वो इस गाने को सुन के रोते थे। वो गाना जी, इस गाने को सुन के रोते थे और शैलेन उनको याद करते थे। वो हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी बाकी की जो पुस्तकें हैं वो कहाँ मिल सकती हैं। तो leftworld.com पर ही मिल सकती हैं, जो हमने लिंक शेयर किया है। सभी वाम प्रकाशन से हैं आपकी पुस्तकें? नहीं, ये भारतीय सिनेमा का सफरनामा, ये प्रकाशन विभाग से है। अच्छा। तो ये पब्लिकेशंस डिवीजन .nic.in पर ये है जी। और सिनेमा बीच बाजार सामयिक प्रकाशन से है। सामयिक प्रकाशन से है जी। तो दर्शक सुन चुके हैं, जान चुके हैं कि उन्हें कहां पर कैसे क्या लेना है। पहले फिलहाल आप शुरू ये करें कि leftworld.com पर जाएं और इस पुस्तक के बारे में जिस पर हमने बात की है इसको जरूर लें, इसके बारे में बात करें। और मुझे लगता है कि हमने जो जी बताइए, इस किताब में मैंने उनके गैर फिल्मी साहित्य पर पूरा विस्तार से बात करने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि शैलेंद्र के जो गैर फिल्मी गीत हैं, जो साहित्य है उनका, वो उस दौर के जो जितने भी साहित्यकार हैं उनसे कहीं भी किसी भी तरह से कमतर नहीं है वो। और वो जिस दौर में आते थे, उन्होंने जो राष्ट्रवाद, प्रकृति प्रेम से लेके और गरीब मजदूर लोगों की जो बात अपने गैर फिल्मी साहित्य में की है, उस पर जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हुआ नहीं है। तो ये एक शैलेंद्र के साथ नाइंसाफी सी है। उनके गीतों को वो लिखेंगे और उन्होंने जो है सटायर में भी लिखा है। और उस दौर में जो स्टैब्लिशमेंट कहेंगे, जो सत्ता है, वो उसके खिलाफ बोलने में उन्होंने कोई हिचक नहीं रखी है। जहां पर व्यंग से बात करने की बात आई है, उन्होंने जो है व्यंग से किया है। जहां सीधी सीधी बात करने की आई है, उनके सीधी सीधी बात की है। तो एक सवाल आपके लिए और आ रहा है जय सिंह जी कि आज के सिनेमा को आप कैसे देखते हैं? कि आप अगर इतने लंबे समय से सिनेमा को ऑब्जर्व करते रहे, उस पर लिखते रहे और आपने सिनेमा के हर एंगल पर कुछ ना कुछ लिखा है, समझा है, आज के सिनेमा को आप किस तरह से देखते हैं? ये भी एक सवाल है आपके लिए, दर्शकों का ही सवाल है जो मैं पूछ रहा हूं उनकी तरफ से। अच्छा, आज के सिनेमा पर तो आप ज्यादा अच्छी टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन आज का सिनेमा आप बहुत लंबे समय से उस पर आपका अपना एक दृष्टिकोण रहा है। जी। तो आज के सिनेमा को जैसे कि जो आजादी से पहले का जो सिनेमा था, उसका तेवर कुछ अलग था। और उसके बाद आजादी के बाद वाला जो सिनेमा है उसका तेवर अलग था। अब 60s को 70s को गोल्डन एरा बोलते हैं हम, तो कोई म्यूजिकल एरा है। लेकिन अभी आज की तारीख में हम उसको कोई किसी डिफाइन मुश्किल से कर पाएंगे कि स्वरूप क्या है। कुछ ऐसा कुछ ऐसा बाकी सब तो एरा थे, आजकल सब टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, आज घालमेल है, मतलब घालमेल है। एक जो पैकेजिंग सा है ना कि बस एरा तो बचा ही नहीं। हाँ। और गीतों की बात करेंगे तो गीत तो पता नहीं, बनाने वाले भी और लिखने वाले भी दूसरे दिन वो खुद ही लिख के भूल जाते होंगे कि हमने क्या लिखा था। तो दर्शक तो तब याद रखेंगे।
एक ये भी है, गीत संगीत और बाकी तो ये दौर अभी, इस दौर को मतलब मैं तो नहीं डिफाइन कर पा रहा कि ये दौर है क्या आखिर, क्योंकि कोई कहानियां किस तरह की हैं और जो जो लेकिन वो चलती भी हैं। जी 20 फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें से 2 कोई ऐसी चल जाती हैं कि जो 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 बनाने वालों को भी समझ में नहीं आता कि अरे ये कहाँ जा रही राजनीतिक है। एजेंडा से अगर से मैच कर जाता है मामला तो वोट बैंक पूरा हिट करा देता है उसे। एक वो सुरेश जैन हमारे प्रोपेगेंडा सिनेमा। दर्शक हैं, सुरेश जैन जी लिख रहे हैं कि डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 सिंगार, 16 पार नहीं है सिंगार, 16 पार, 16 पार है करके 16 पार, करके नहीं 16 नहीं पार, नहीं, 16 पार करके डूब गए। सुरेश जी आपकी बात का जवाब मिल गया यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इस बातचीत को यहाँ विराम देना ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अब अगर इस किताब के बारे में ज्यादा बात कर देंगे तो फिर लोग थोड़ी देर में कहेंगे अब इस किताब को लेने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है, आपने सब बता ही दिया है। तो अभी भी पढ़ें बहुत और कुछ हम फिर रहेगा बात जो इतना करेंगे। हमने बिल्कुल जो बिल्कुल। हमने जो बताया है उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप खुद पढ़िए। बहुत कुछ है। तो वैसे भी व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि हमारे देश में किताबें पढ़ने का चलन फिर से शुरू हो, जो कि अब कहीं खोसा गया है, सबके हाथ में मोबाइल दिखता है, किताब नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, जवाब दिए सभी दर्शकों के। रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया जय सिंह जी। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे मौका दिया बात करने का मेरी किताब पर। और उज्जवल त्रिवेदी जी और रवि बुले जी, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जी जी, थैंक यू जी सर, थैंक यू।